नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक डायलॉग में आपका स्वागत है। अभी 4 दिन पहले कार्ल मार्क्स की 205वीं जयंती दुनिया भर में मनाई गई और उस मौके पर हमने भी इस मंच पर भी कुछ चर्चाएं की थी। हमने एक कोशिश की है इस कार्ल मार्क्स की इस जयंती पर कि आज उनकी जो विरासत जो प्रासंगिक है और जिसकी आज ज़रूरत भी है, उसको समझने और उसको न सिर्फ विचार में पुनर्जीवित करने की बल्कि उसके आधार पर राजनीति को भी फिर से संगठित करने की उसकी पड़ताल की जाए। अनेक उसके जो आयाम हैं उसको समझने की कोशिश की जाए ताकि जो जो एक मकसद है आज के समय में बदलाव। कार्ल मार्क्स को हम लोग जानते ही हैं, उनका वो मशहूर कथन सबको मालूम है कि दार्शनिकों ने दुनिया को तरह तरह से समझा है, लेकिन असल सवाल दुनिया को बदलने का है। तो आज दुनिया जहाँ है इसे कैसे बदला जाए, इसकी रोशनी, इसका जो एक रास्ता कार्ल मार्क्स के विचार और सोच में से किस तरह हमें मिल सकता है, ये जो हम बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं, इसका उसी दिशा में एक मकसद है कुछ सूत्र तलाशने की। और आज इसमें हमारे साथ बातचीत के लिए श्री अखिलेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट AIPF के संस्थापक हैं। इसके अलावा उनका एक लंबा राजनीतिक करियर है, दशकों का। मार्क्सवादी हैं, मार्क्सवादी राजनीति को उन्होंने प्रैक्टिस किया है। उसके कहा जा सकता है कि वो मार्क्सवादी राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं और आज भी हैं। और इसके साथ साथ अपने प्रैक्टिस में उन्होंने जो विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के प्रयोग किए हैं और उन प्रयोगों में से जो उनको अनुभव हुआ वो एक उसके उनका लंबा खजाना उनके पास है। तो आज हम लोग ये अपेक्षा करेंगे कि उन्होंने जो अपनी गतिविधियों में और अपने वैचारिक यात्रा में जो चीज़ हासिल किया है उसका लाभ हम लोगों को देंगे। अखिलेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज का जो विषय है, आज की दुनिया और कार्ल मार्क्स, हम यहीं से बात शुरू करेंगे कि आज दुनिया जिस मुकाम पर है, जिस तरह की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हम लोगों के सामने है, उसके बीच जब कार्ल मार्क्स और उनके विचारों पर आप सोचते हैं तो उसमें क्या प्रासंगिकता आपको नज़र आती है? जो लगभग 200 साल पहले, 200 साल तो नहीं, 150 साल पहले मोटे तौर पर जो कार्ल मार्क्स ने काम किया, जो बातें कहीं, आज की हालात में उसको आप किस रूप में ग्रहण करते हैं, लेते हैं, और उसके आधार पर हम लोग दुनिया को किस तरह समझ सकते हैं? मार्क्स के बारे में अमूमन और लोगों की जो भी समझ हो, हमने छात्र जीवन में दार्शनिक स्तर पर जितने भी क्षेत्र थे अध्ययन करते हुए, मार्क्स के दर्शन की तरफ बढ़े, तो उसी दर्शन से ही मेरे अंदर नए विचार और परिवर्तन की एक नई शुरुआत और आस्था भी पैदा हुई। हम आज चूंकि दार्शनिक स्तर पर मार्क्स का क्या कंट्रीब्यूशन है और आज भी क्यों प्रासंगिक है, आज उस मुद्दे पर हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। मैं जब बहुत गहरा अध्ययन क्लासिकल इकोनॉमी का हमारे पास नहीं है, लेकिन मोटी जो हमारी समझ है क्लासिकल इकोनॉमी की, जहां से बहुत कुछ मार्क्स उठाते भी हैं
लेकिन मार्क्स की व्याख्या एक दूसरी छोर पर जाके खड़ी हो जाती है। वहां हम ये देखते हैं कि आज के दौर में कंटेम्पररी वर्ल्ड को समझने के लिए मार्क्स बेहद जरूरी है। जैसे हमारी जो क्लासिकल इकोनॉमी रही है, उसकी जो समझ थी वो ये थी कि नेशंस, राष्ट्र वेल्थ का बहुत बड़ा निर्माण करेंगे, लोगों की जिंदगी सुखमय होगी और दुनिया आगे बढ़ेगी। मार्क्स ने यह जरूर माना, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की तरह, कि पूंजीवाद अपने अंतर्निहित जो उसकी ड्राइविंग फोर्स है, जो गति है, उससे चलती है। लेकिन इस निष्कर्ष पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की तरह मार्क्स नहीं पहुंचे कि दुनिया एक्सप्लॉइटेटिव नहीं होगी और पूंजी का संकेंद्रण नहीं होगा। मार्क्स ने ये बताया कि एक तरफ पूंजी का बहुत बड़े पैमाने पर संकेंद्रण होगा और दूसरी तरफ भयावह गरीबी होगी, बड़े पैमाने पर बेकारी होगी और आम जीवन अमानवीय होता चला जाएगा, छोटे उत्पादन प्रणाली का विनाश हो जाए। तो आज के दौर में जब मैं ये देख रहा हूं, पूंजीवाद का जो यह प्रमुख चरित्र ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल के बतौर उभरा है, तो एक तरफ दुनिया में भी और हमारे देश में भी 1% के पास अकूत संपत्ति है और भारत जैसे देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा है। बेइंतहा बेरोजगारी है, महंगाई है और इससे निपटने के लिए अभी तक जितनी भी इकोनॉमिक फिलॉसफीज हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। मार्क्स की जो समझ है पॉलिटिकल इकोनॉमी के पास, आज के दौर में आज की परिस्थितियों के हिसाब से उसे अपडेट करते हुए वही समझ एक रास्ता देती है कि इस संकट से ह्यूमन हिस्ट्री बच सकती है, जिसको पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली ने पैदा किया है। तो मैं समझता हूं कि मार्क्स जब इसको बोले थे, उस दौर से बहुत कुछ विकास हुआ, लेकिन उनका जो मूल प्रश्न था, यह पूंजीवाद का जो संकट है, महज राज्य के दखल देने से, जैसा कि हमने कीन्स वगैरह के मैनेजमेंट इकोनॉमी में देखा, राज्य के दखल देने से तो एक समय ऐसा लगा कि मार्क्स की भविष्यवाणी, मार्क्स का कथन इररिलेवेंट है। लेकिन हमने ये देखा कि जो 50 से 70 तक गोल्डन पीरियड था पूंजीवाद का, वह भयावह तौर पर कैसे कोलैप्स कर गया और आज हम ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल के दौर में चल रहे हैं, जहां बेकारी, महंगाई और पूंजी का अति केंद्रीकरण और उसके साथ साथ राजनीति में एक जबरदस्त पूंजीवादी अधिनायकवादी प्रवृत्ति विकसित हो रही है। तो मेरी समझ से मार्क्स का विचार, जब तक यह पूंजीवादी प्रणाली है,
उसके बाद की प्रणाली में कहां तक क्या उपयुक्त होगा मैं नहीं कह सकता। उसको नए सिरे से गढ़ना होगा, समझना होगा। लेकिन पूंजीवादी प्रणाली से निपटने के लिए जो मार्क्स के विचार थे, या समझने के लिए जो मार्क्स विचार थे, बदलने के लिए जो मार्क्स के विचार थे, वो बेहद आज के समय में भी प्रासंगिक है। हाँ, इसमें एक बात मैं जरूर जोड़ देना चाहता हूं। मार्क्स के विचार को वाद के रूप में जो बांध दिया जाता है, जैसे मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, या नेपाल में उसी क्रम में प्रचंडवाद, ये वाद है, यह कुछ लोगों के लिए ठीक भी हो सकता है, लेकिन मार्क्स को समझने के लिए एक खुले दरवाजे की भी जरूरत है, खुली हुई खिड़की की भी जरूरत है। वाद बहुत कुछ हम देखते हैं, नएपन को स्वीकार करने से पीछे हटता है और एक धार्मिक पंथ के बतौर उसका व्यवहार होना शुरू हो जाता है। जी ढेर सारे दुनिया में आज अगर देखिए, लेफ्ट अगर पैरालाइज्ड है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि नई परिस्थितियों में मार्क्सवाद का कैसे एप्लीकेशन हो, मैं यहीं कैसे उसे यहीं आ रहा समझा था जाए, कि लेनिन ने मैं इसी कैसे सवाल। समझा, आज कैसे समझा जाए। तो इन प्रश्नों पर एक खुलापन अपने विचार में रखना चाहिए। वाद के नाम पर उसे संकीर्ण नहीं बना देना चाहिए। जी बिल्कुल आपकी बात से असहमत होने की कोई वजह नहीं है, लेकिन जो आपने दो बातें कही, एक तो वाद वाली बात बाद में कही, पहले आपने जो कहा उसमें मार्क्स के जो विचार हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं। अगर ये प्रासंगिक है, हालांकि आपने उसके बाद जो बात कही कुछ मेरा जो अगला सवाल है उसका कुछ जवाब उसमें छिपा हुआ है, लेकिन फिर भी ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो विचार प्रासंगिक है और जिसके अलावा आज का जो सिस्टम है, जो आपने जिसे वित्तीय पूंजीवाद कहा, या जो मोनोपोली कैपिटलिज्म का ये जो दौर है, जो समझने में सबसे सहायक विचार है, जो सबसे ज़्यादा उसको उसकी व्याख्या, बेहतरीन व्याख्या रखता है, उसके आधार पर जो राजनीति संगठित होनी चाहिए, वो राजनीति दुनिया भर में वैसे तो हम लोग देख सकते हैं ज़्यादातर दुनिया के हिस्सों में, लेकिन अपने देश में अगर हम लोग आकर देखें तो वो राजनीति जितनी उसमें जो एक प्रखरता पहले थी, जो विचार की प्रखरता थी, उसमें जो संभावनाएं नजर आती थी, आज वो सब कहीं एक पार्टियां हैं, मार्क्सवाद के नाम पर बहुत संगठन हैं, वो कुछ संघर्ष भी करते हैं, वो बहुत कई जगह वो सेक्रीफाइस भी करते हैं, लेकिन उससे जो एक आज से 3 दशक 4 दशक पहले ये लगता था कि ये दुनिया को बदलने वाले हैं, ये एक नया समाज बनाएंगे, एक नया युग लाएंगे, वो संभावनाएं आज कहीं बहुत धूमिल और एक नाउम्मीदी में दिखती हैं। इसकी वजह आप कहाँ देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि इस नाउम्मीदी को तोड़ा जा सकता है? नहीं, देखिए, नाउम्मीदी को तो तोड़ना ही होगा और कोई रास्ता नहीं। लेकिन मैं बराबर जिस बात पर कहता रहता हूं कि हर फेज की जो व्याख्या होनी चाहिए, हर दौर की जो व्याख्या होनी चाहिए, जो मार्क्सवाद का जो मूल तत्व है, ठोस परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण, इसमें हमने अपने को अपडेट नहीं किया। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, मैं ऐसे ही, अब तो समय जब हमको मिलता है तो मैं मार्क्स को समझने की कोशिश करता हूं। हमें देखते हैं कि एक ऐसा दौर है, वेलफेयर जो स्टेट का अवतरण हो उसके पहले का जो पूंजीवाद का दौर है, जिस दौर में फिनांस कैपिटल की शिनाख्त पूंजी के केंद्रीकरण से लेनिन जरूर करते हैं, लेकिन लेनिन उसे विकसित करने के स्टेज में नहीं थे। और
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बनते रहे हैं, लेकिन जो तीसरा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बना वो उस दौर की परिस्थितियों का मूल्यांकन किया और उसने ये माना कि पूंजीवाद मौरिबंद हो गया है। अब पूंजीवाद के अंदर कोई उत्पादन को विकसित करने की क्षमता नहीं है और इसलिए तात्कालिक सवाल उनके सामने उभरा कि हम एक पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की जगह एक समाजवादी उत्पादन प्रणाली ले आए। और लेनिन ने भी ये महसूस किया कि अब सामंती अवशेष को समाप्त करने की क्षमता इन देशों में जहां पूंजीवाद बाद में विकसित हुआ, यूरोप के उन्नत पूंजीवादी क्षेत्रों में क्रांति नहीं हुई, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक पूंजीवादी जनवादी क्रांति भी करनी है तो समाजवादी नारे के तहत कम्युनिस्ट पार्टी को ही किसानों के साथ अलायंस बना के करना होगा। तो लेनिन ने उस परिस्थिति के हिसाब से एक नई व्याख्या डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की जगह डिक्टेटरशिप ऑफ वर्कर और पीजेंट्स का ले आए और माओ ने भी बाद में पीपुल्स डिक्टेटरशिप की बात करी। तो मैं ये देखता हूं लेनिन ने जिस दौर में जिस पूंजीवाद का विकास किया, पूंजीवाद की व्याख्या की थी, वो दरअसल सही बात है, उस दौर में मौरिबंद हो गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो लीज ऑफ लाइफ पूंजीवाद को मिला और पूंजीवाद ने अपने को अपडेट किया कीन्स के मैनेजमेंट इकोनॉमी के माध्यम से, और उसने पूरी दुनिया में यूनिवर्सल सफरेज, एक लोकतांत्रिक प्रणाली, इकोनॉमी का मैनेजमेंट, स्टेट का इंटरवेंशन, डिमांड की इकोनॉमी, ये विकसित करने के लिए जो पूरी अवधारणा लाई, एक डेमोक्रेटिक स्टेट की जो पूरी अवधारणा लाई, उसने कम से कम 2.5 दशक तक या 80 तक कहिए, 75 से तक कहिए, उसने पूंजीवाद का अद्भुत विकास किया जो लेनिन अपने समय में विजुअलाइज नहीं कर पाए। यह जब पूंजीवाद ने अपना पूरा टैक्टिकल विकास किया, इससे निपटने के लिए जो काम स्टालिन को करना था, इससे निपटने के लिए जो काम बाद के कम्युनिस्टों को करना था, वह उस काम को नहीं कर पाए। थ्योरेटिकली कम्युनिस्ट आंदोलन पूंजीवाद के नए विकास क्रम के अनुसार अपना पॉलिटिकल थियराइजेशन करने में कमजोर हो गया और वो यही मानते रहे कि अभी भी एक समाजवादी क्रांति का युग है और पूंजीवाद बहुत बड़े संकट में है और वो सवालों को हल नहीं कर सकता, इसलिए वो पुराने मोड ऑफ प्रैक्टिस में ही लगे रह गए। नए मोड ऑफ प्रैक्टिस, नए मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो नहीं बढ़ पाए। तो इन परिस्थितियों में कम्युनिस्ट पार्टी को, कम्युनिस्ट आंदोलन को, डेमोक्रेटिक जो कम्युनिस्ट लाइन के लोग थे, उनको जो नया एक पॉलिटिकल विमर्श देना था और नया जो एक बड़े सांगठनिक स्ट्रक्चरल चेंज करना था, नया थियराइजेशन करना था, यहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन, वामपंथी आंदोलन पिछड़ गया। और जो आज की चुनौती में वह एक पंथ के बतौर ज्यादा प्रयोग कर रहा है, बनस्पत कोई नए विचारों के, नए परिस्थितियों के हिसाब से कैसे इस चुनौती को हल किया जाए, उस पर वो एक कदम भी बढ़ाने से या तो हिचकता है, या तो डरता है, या पुराने स्ट्रक्चर में ही उसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि नए स्ट्रक्चर में हम जाएंगे तो हमारा वजूद क्या होगा, नई परिस्थिति में जाएंगे तो हम सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इन परिस्थितियों में वो फंसा हुआ है, जिसकी वजह से आज की चुनौती जो मार्क्सवाद को लेनी चाहिए,
एक बड़ा कोलिशन विभिन्न विचार के लोगों के साथ मिलके एक जो संयुक्त प्रोग्राम बनाना चाहिए, उससे वो पीछे हट जाता है। तो ये मैं समझता हूं कि जी। आज की परिस्थितियों लायक जो हमारे पास सैद्धांतिक समझ होनी चाहिए, जिनका राजनीतिक रूपांतरण के लिए संगठन के माध्यम से प्रयोग होना चाहिए, वो कहीं न कहीं अभी भी कमजोर है या नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। यही कारण है कि आज वामपंथी आंदोलन कमजोर है। मैं आपसे इसमें जो इस सवाल को ही आगे बढ़ाते हुए, भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन जो था या कम्युनिस्ट पार्टियां जो थी, वो उनकी ताकत तो थी, लेकिन वो कभी भी सबसे बड़ी ताकत या बहुत बड़ी ताकत नहीं थे। इसके बावजूद वो वो जो समाज का एनालिसिस और जो बदलाव का सपना रखते थे, उस उसका असर बाकी धारा के राजनीतिक शक्तियों पर भी होता हुआ हम लोग देखते हैं। आज़ादी के पहले जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ तक कि अगर हम लोग कल्चर को भी देखें तो प्रगतिशील लेखक आंदोलन या जो इप्टा था, या बाद के दिनों में भी जो साहित्य और कला और यहाँ तक कि सिनेमा में भी जो मार्क्सवादी सोच और विचार के लोग थे, उन्होंने जो योगदान किया, उसका आधुनिक भारत यानी आज़ादी के बाद का जो भारत है, उसकी संस्कृति को बनाने में काफ़ी योगदान रहा। लेकिन आज हम लोग ये देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनके डिस्कोर्स में, बातचीत में क्लास स्ट्रगल शब्द नहीं आता है। उनके डिस्कोर्स में सोशलिज्म, अगर अगर 21वीं सदी का ही सोशलिज्म कहें कि वो कैसा होगा, या समाजवाद का जो सपना है, वो बातें नहीं आती हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने आज़ादी के बाद भारत में जो लिबरल सिस्टम बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको उन्होंने एक आइडियल सिस्टम के रूप में स्वीकार कर लिया है, ऐसी धारणा बनती है उनके साथ बातचीत करके। और कई बार वो आज की परिस्थितियों को समझाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को उससे ज़्यादा कोट करते हैं, या उनको ही कोट करते हैं। उनके पास आज की चीज़ों को समझाने के लिए मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ या जो अन्य अथॉरिटी रहे हैं मार्क्सिज्म में, उनका कोई कोट, कोई कथन उनके पास में नहीं होता है। ये एक वास्तविक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो हमारे जैसे लोगों को, जो दूर रहकर घटनाओं को देखते हैं, उनको होता है। तो यह जो एक वैचारिक रूप से पराजय जैसी स्थिति लगती है, अगर पराजय ना भी कहें तो एक आत्मविश्वास की जो कमी नजर आती है कि हमारा सोच, हमारी विचारधारा जो है वो प्रासंगिक है और इसी में समाधान है। यह जो एक आत्मविश्वास देता है, ये पूरी तरह से लैकिंग नजर आता है। मैं प्रैक्टिकली जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनके लीडर्स वगैरह से बातचीत के क्रम में जो चीज़ मैं ग्रहण कर पाया हूँ, हो सकता है कि मेरी ये समझ में थोड़ी सी कहीं कमी भी हो, लेकिन मेरी ऐसी समझ उनसे वाइडर डिस्कशन करने पे बनी है। पहली बात, क्या आप जो मेरी समझ बनी है इससे किसी हद तक सहमत हैं, और अगर ये समझ है तो फिर इसकी वजह क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज कोई क्या व्याख्या कर रहे हैं इन कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतागण, उस पर शायद हम लोग बहुत चर्चा करने से कुछ नहीं निकलेगा। मैं ये समझता हूँ, दूसरी बात यह भी है कि डॉक्टर अंबेडकर का, गांधी का, आचार्य नरेंद्र देव का, लोहिया का, जयप्रकाश का डेमोक्रेटिक मूवमेंट बढ़ाने में एक बड़ा योगदान है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनको भी समझने के लिए मार्क्सवाद की समझ बनाना जरूरी। जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक अभियोग है कम्युनिस्टों के सामने कि कम्युनिस्ट जाति और वर्ग के संबंध को नहीं समझ सकते। ये बात अमूमन लोग कहते हैं, इसीलिए कम्युनिस्ट खत्म हो। अब कुछ लोग इसका जवाब ये देते हैं कि नहीं नहीं, हम समझते हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर को बहुत मानते हैं, ये करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का निषेध करना या मानना एक अलग विषय। मैं ये कह रहा हूं कि क्या जाति और वर्ग के संदर्भ में मार्क्सवाद के 19 से 20 की भी जो कम्युनिस्ट पार्टी की परंपरा है, उस धारणा में भी
जो एकेडमिक पॉलिटिकल वर्क हुए हैं वो था कि नहीं था। जैसे हम अगर अध्ययन करते हैं, डीडी कौशाम्बी को देखते हैं, तो डीडी कौशाम्बी अमूमन जो बात लिखते हैं वो कहते हैं कि कास्ट इज ए क्लास एट प्रिमिटिव लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के प्रारंभिक चरण में जाति ही वर्ग है और धर्म के माध्यम से जो सामाजिक चेतना पैदा की गई, उस सामाजिक चेतना से कम उत्पीड़न करके जो मजदूर था उसके सरप्लस को एप्रोप्रिएट कर लिया गया। अब भारतवर्ष में कितने कम्युनिस्ट हैं जो इस प्रस्थापना से अपने पॉलिटिकल प्रयोग में जाते हैं, कास्ट और क्लास के रिलेशन को समझ के ये कहाँ ये बात को पहुंच पाते हैं कि कास्ट भी एक अनडिफरेंशिएटेड क्लास है, अविभाजित एक वर्ग है जो उत्पादन प्रणाली के एक खास दौर में अभी उसका विभेदीकरण नहीं हो पाया है, या चेतना के स्तर पर वह उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया है। तो इन प्रश्नों पर जो सीरियस वर्क होना चाहिए था वह कम्युनिस्ट पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संदर्भ में कह रहा हूं, वही उस पर मेरा जो अध्ययन है उस संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि जाति और वर्ग के संदर्भ में यहाँ एकेडमिक वर्क हुए हैं, हिस्ट्री में वर्क हुए हैं, लेकिन उनको पकड़ने और समझने की कोशिश कम्युनिस्ट आंदोलन में अमूमन नहीं हुई। आज नहीं हो रही है। एक कास्ट के बतौर अखिलेंद्र जी, मैं इसमें ये सिर्फ जोड़ना चाहता हूं कि आज नहीं हो रहा है, अन्यथा मैंने खुद बीटी वेणु दिवे और EMS नंबूदरीपाद का जो जाति पर जो उनके लेखन है मैं उससे गुजरा हूँ। अब डीडी कौशाम्बी का तो आपने उचित ही जिक्र किया, तो जाहिर है कि ये डिस्कोर्स जाति और क्लास का क्या संबंध है, या जाति भारत में एक हकीकत है जिसका समाधान ढूंढना है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि इट हैज बीन वेरी मच पार्ट ऑफ द कम्युनिस्ट डिस्कोर्स। लेकिन इस कम्युनिस्ट डिस्कोर्स की जानकारी आज के कम्युनिस्ट नेताओं को अगर नहीं है या वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मैं ये आत्मविश्वास की कमी है, जानकारी का अभाव ये है, या क्या है? पहली बात तो ये नहीं, कमी की बात देखिए, जैसे नंबूदरीपाद ने जरूर कोशिश की है और बीटी रणदिवे ने भी जाति की बात की है, लेकिन एक अपॉलजेटिक पहलू रहा है। अपॉलजेटिक पहलू ये रहा है कि वह एक स्वीकृति है कि कास्ट है, लेकिन क्लास के संदर्भ में कास्ट क्या है, जैसे डीडी कौशाम्बी में यह जो स्पष्ट रूप से उभरता है, उसको जो पॉलिटिकल ट्रांसलेशन करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर भी जो अध्ययन करते हैं वह बात के दौर में जो भी उनके अध्ययन है वो मुख्य धारा में कास्ट के उत्पीड़न को ले आते हैं, लेकिन कास्ट और क्लास के उस थ्योरेटिकल जटिलताओं में डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं जाते हैं। तो अगर कास्ट और क्लास के सवाल को हल करना है तो डॉक्टर अंबेडकर से आप सीख सकते हैं, लेकिन जवाब तो मार्क्सवाद में ही होगा। अगर मार्क्सवाद एक समझदारी की फिलॉसफी की एक मेथोडोलॉजी है, कोई वह पंथ नहीं है, तो आपको समझना होगा कि कैसे कास्ट क्लास या भारत के संदर्भ में कैसे चीजें विकसित हुई। तो मैं ये देखता हूं कि कम्युनिस्ट आंदोलन में दो धाराएं थी। एक दांगे जैसे लोगों की धारा थी जो धीरे धीरे यहां पहुंच जाते हैं कि सब कुछ वेद में है, वेद में वह ज्ञान है जो पहले कहीं नहीं था। ये मैं
दांगे न कहें, लेकिन उनसे प्रभावित कुछ थ्योरिटिशियन की मैंने किताबें देखी। और दूसरा ये है कि पूरी तौर पर वेद उपनिषद को निषेध करने की प्रवृत्ति है, और उसमें हम लोग इस सवाल पर गौतम बुद्ध या हम चारवाक या वेद एक दूसरे के विरुद्ध जो खड़ा करते हैं, मैं देखता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर भी उसको नहीं खड़ा करते। जैसे अगर आप ये देखें, श्रमण परंपरा में जो बातें हैं, चारवाक लोकायत परंपरा में जो बातें हैं, वेद परंपरा में जो बातें हैं, वेद में भी प्रश्न करने, तर्क करने की एक परंपरा है। ये सृष्टि है कि नहीं है, कब बनी कब नहीं बनी, क्वेश्चन करने की परंपरा है। केवल वहां कर्मकांड ही नहीं है। जैसा डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं कि ब्रह्मवाद और उपनिवेश और उपनिषद को वो स्वीकार करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर ब्रह्मवाद की जानकारी यूरोप की होती तो एक मजबूत आधार जनतंत्रीय सोच की भारतवर्ष दुनिया में ये होता है कि भारत उसका प्रमुख स्थल है। ये अलग बात है कि सामाजिक कारणों से अहम ब्रह्मास्मि, बराबरी, स्वतंत्रता का जो पहलू उसमें था वो और जगह नहीं पहुंचा। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक मार्क्सवाद अपने में क्या है, द्वंद्वात्मक ढंग से एक भौतिकवादी व्याख्या समाज संस्कृति इसको करना, समझना और प्रैक्टिस में जाके उसका प्रयोग करके वेरीफाई करना कि कहां तक सही है कि गलत है। तो जब आपको अपने खुद टूल पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो एक पॉपुलिस्ट ढंग से जो हवा चल रही है उसी में आप भी बह जाएंगे। लोग कह रहे हैं तो डॉक्टर अंबेडकर का भी आप सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, आप आचार्य नरेंद्र देव का भी मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जैसे वो जानते हैं कि आचार्य नरेंद्र देव एक मार्क्सिस्ट थे, आउट एंड आउट एक मार्क्सिस्ट थे, और बुद्धिज्म को भी उन्होंने जिस तरह से त्रिपिटिका लिखा है, जिस तरह का काम किया है, तो इसमें मैं देखता हूं कि सोच में हमने जितना अध्ययन यूरोप का, हमने जितना चीन का या दुनिया की क्रांतियों का किया, वो जरूरी भी होते हुए अपने परंपरा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का जितना हमें अध्ययन करना चाहिए था, और वो जहां भी आज के विकास के लिए जरूरी तथ्य थे उसको हमें स्वीकार करना चाहिए था बिना किसी मोहग्रस्तता के। तो यह काम तो हमारे यहाँ थ्योरेटिकली नहीं हुआ, और पॉलिटिकली भी इसका सबसे बड़ा स्वरूप आप देखिए। संगठन के मामले में जब आप जानते हैं ये अभी कोई दुनिया में क्रांति का युग नहीं है, आज अभी आपको इसी दौर से गुजरना है, ताकत लेनी है, तो संगठन भी इस तरह से होना चाहिए जिसमें एक इंक्लूसिवनेस हो, जिसमें हम उसमें बहुलता भी ले आ सकें, बहुत सारी प्रवृत्तियों को भी समाहित करके एक साथ काम कर सकें, तो वह संगठन में भी रिफ्लेक्ट होता है। और इसका यह मतलब नहीं है कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के बुनियादी जो सांगठनिक उसूल हैं वो उस दौर के विकास के नियमों से अलग हो करके वो नहीं चल सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आत्मविश्वास की कमी यही है कि मार्क्सिज्म को हमने भारत के संदर्भ में या डॉक्टर अंबेडकर को समझने में, उनके कंट्रीब्यूशन को समझने में, यहाँ तक कि गांधी जी को समझने में हमने उस टूल को किया नहीं। और अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर गांधी जी वगैरह का नाम ले लीजिए, बहुत नाराज हो जाते हैं, तो दूसरी बातें करने लगते हैं। तो मार्क्सिज्म का ठीक से हिंदुस्तान में कैसे एप्लीकेशन हो, कैसे उसे अप्लाई किया जाए, इस क्षेत्र में तो कमी है। और कम से कम विचारधारा और राजनीति के भी अंतर विरोध को लोग नहीं पकड़ते। कोई जैसे इस समय देश में जो पेटी प्रोड्यूसर है, किसान है, व्यापारी है, छोटा आदमी है, छोटा उद्योग है, इसकी विचारधारा देखिएगा तो आपको बहुत कंजर्वेटिव विचारधारा लगेगी। लेकिन बदलाव के दौर में यह आज के श्रमिक वर्ग के साथ अगुआ बनेगा
और राजनीति में यह एक रिवोल्यूशनरी रोल ले सकता है, विचारधारा में कंजर्वेटिव होते हुए भी। इसके अंतर संबंधों को समझने में भी हमारे जो बहुत सारे मार्क्सवादी साथी हैं वो कमजोर साबित हो गए। जी, ये इसी बात को अगर हम लोग थोड़ा सा अपने जो मार्क्सवादी राजनीति की जो उपलब्धियां हैं, जो उसकी जो परंपरा रही है, आज हम लोग जब बातचीत करते हैं तो यह देखते हैं कि जो अचीवमेंट था उसको ओन करना कि ये हमारा अचीवमेंट है, चाहे वो सोवियत यूनियन में हासिल हुआ या चाइना में हासिल हो रहा है, हुआ और हो रहा है, या वियतनाम, क्यूबा, बहुत लंबी लिस्ट है, तो वो सभी सारे देशों का नाम बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। तो लेकिन वो आज जो वेस्टर्न मीडिया ने, जो कैपिटलिस्ट मीडिया ने एक अपने धुआंधार प्रचार से, प्रोपेगेंडा से ये धारणा बना दी कि ये जो मार्क्सवाद का प्रयोग हुआ है तो फेल हो गया और ये अब सफल नहीं हो सकता है। सोवियत यूनियन की भी जब बात आती है तो एक बहुत ही गलत ढंग से स्टेलिनिज्म की बात लाकर, और ऐसा लगता है कि उस सिस्टम में कोई भी उपलब्धि नहीं थी, स्पुतनिक की उपलब्धि वहाँ नहीं हुई, वहाँ पर जो जीवन स्तर में जो उपलब्धियाँ हुई वो नहीं हुई, बल्कि केवल वहाँ विप्रेशन था, लोगों का दमन हुआ, लोगों की जान मार दी जाती थी, गुलाग और वे तमाम बातें चर्चा में आती हैं, जो उपलब्धियां हैं वो नहीं आती हैं। और चीन के मामले में तो ऐसा लगता है कि चीन का नाम लेना भी, लेते हुए भी ऐसा जुबान, जो आज के मार्क्सिस्ट हैं उसका एक बहुत बड़ा तबका है, उनकी जुबान कांपती है, उनको लगता है कि हम ये कह के कोई पाप कर रहे हैं अगर हम चीन की उपलब्धियों को आज डिफेंड करते हैं। तो ये परिस्थिति जो है, एक बार फिर जिस तरह से हम लोगों ने भारत के संदर्भ में जो बातें देखी कि जो आपकी अपनी परंपरा है, जो जाति को और क्लास को समझने की जो कोशिशें हुई हैं, उसमें हो सकता है कि कमियां रही हो, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन कोशिशें हुई, ऐसा नहीं था कि उस पर नजर ही नहीं थी। या भारत में भी जो इसी सिस्टम के भीतर जो भूमि सुधार वगैरह लागू करने के प्रयास जो कम्युनिस्ट सरकारों ने किए, या जो शिक्षा के क्षेत्र में केरल में उन्होंने योगदान किया, इन सारी चीज़ों को ओनअप करना, इसको एक अपनी उपलब्धि के रूप में मानना, और एक जो जो डायलेक्टिकल नज़रिए से इसको, इसका एक एनालिसिस, अगर उसकी कोई नाकामियां भी हैं तो उसको भी अकाउंट करते हुए यह कोशिश क्या आपको कहीं होते हुए दिखती है, या इसमें भी एक वही आत्मविश्वास की कमी का मामला है? देखिए, इसमें मैं समझता हूं कि इसमें भी मार्क्सिज्म से ही सीखना चाहिए, या मार्क्स से ही सीखना चाहिए, लेनिन से ही सीखना चाहिए। अपने मानव समाज में, मानव इतिहास में जो भी बेहतरीन था उसको बगैर आप आत्मसात किए हुए और बगैर उसको लिए हुए कोई नया इतिहास नहीं बना सकते। जैसा भी है, लोगों के जो सैक्रिफाइसेज हैं, जो काम हैं या जो प्रयोग हैं, अब सोवियत यूनियन कोई एक घटना नहीं थी, वहां क्रांति कोई एक घटना नहीं थी। मानव इतिहास में एक नए युग का, नई सभ्यता का यह अभ्युदय था, और वह अभ्युदय लेनिन के बाद भी जारी रहा। स्टालिन के पीरियड में कुछ जरूर थ्योरेटिकल कमजोरियां हुई, स्टालिन के पीरियड में अंतर्विरोधों को ठीक से नहीं समझा गया, लेकिन ह्यूमैनिटी में लेनिन को, स्टालिन को, माओ को इस तरह से कह देना कि जैसे वो हिटलर हो, मुसोलिनी हो, ये कोई जवाबदेह व्यक्ति नहीं कह सकता, चाहे वो उदार ही क्यों न हो। कम्युनिस्ट की बात तो छोड़ दी। मैं समझता हूं कि ऐसा अगर हुआ तो क्यों हुआ, इसकी तो व्याख्या हो सकती है, लेकिन उनके बड़े जो कंट्रीब्यूशंस उनको नकार नहीं सकते। या अभी भी इस देश में कम्युनिस्ट पार्टियों का जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप नकार नहीं सकते। उनसे बड़ी प्रचंड गलतियां हुई हैं, उस गलतियों से सीखने की जरूरत है और उस पर एक आलोचनात्मक नजर भी रखने की जरूरत है। लेकिन पूरा कम्युनिस्ट आंदोलन को खारिज करके आप कुछ नया निर्माण नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूं कि यह तो बेसिकली एक नागरिक समाज के प्रतिनिधि के बतौर, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के बतौर किसी की भी यह जवाबदेही नहीं होती
तो मैं ये जरूर महसूस करता हूँ कि जहां भारतवर्ष में कम्युनिस्ट पार्टी एक सेल्फ डिपेंडेंट थॉट प्रोसेस विकसित करना था, जैसे कि चीन में एक हद तक माओ ने किया, निर्भरता को उन्होंने तोड़ी, या वियतनाम में किया गया, या और देशों में भी किया गया, या लैटिन अमेरिका में भी कुछ नए प्रयोग करने की कोशिशें हो रही हैं। भारतवर्ष में यह प्रयोग नहीं हो पाए। बहुत कुछ हम लोग अपनी जमीन में तैयार करके साहस के साथ उसका प्रयोग नहीं किए, अपनी पुरानी बुनियाद को पकड़े हुए, कम्युनिस्ट आंदोलन की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए। कम्युनिस्ट आंदोलन ही क्यों, मैं तो ये कहता हूं कि गांधी जी का जो बड़ा रोल है, लोहिया का है, जयप्रकाश का है। गांधी जी तो मान लीजिए इन लोगों की तुलना में बहुत आगे हैं। तो इन सब प्रश्नों पर खुले दिमाग से, खुले दिल से इन सब का अध्ययन करना, और आज के दौर में इनकी क्या उपयोगिता है, ये सबको लेकर के ही आप कोई नया समाज बना सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर से लेके कोई भी हो, सबको लेके ही आप उन पर एक आलोचनात्मक, उनका विकास आज की परिस्थिति में कैसे हो सकता है देख सकते हैं। जहां तक देखिए रूस के बाद आज जो दुनिया में ज्यादा चुनौती है, चीन के बारे में भी सही दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। मैं देखता हूं बहुत लोग जल्दबाजी में चीन को वही गलती कर रहे हैं जो सोवियत यूनियन के बारे में गलती किए थे। सोवियत यूनियन को आने जल्दी जल्दी में एक खास दौर में इसलिए टारगेट किया गया कि दुनिया क्रांति के मुहाने पे बैठी है और क्रुश्चेव जो है क्रांति से भाग रहा है, सह अस्तित्व की बात कर रहा है, इसलिए खारिज करते हुए अर्थशास्त्र में यह खोज लिया गया कि चीन, रूस जो है इस समय साम्राज्यवादी हो गया है और यह एक आक्रामक साम्राज्यवाद लेके चल रहा है। हालांकि बाद में मार्क्सिस्टों ने और ईएमएल धारा में जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट से कम्युनिस्ट आंदोलन को आगे बढ़ा रही थी, लिबरेशन कॉमरेड विनोद मिश्र थे, तो उन्होंने इन गलतियों को ठीक किया। और हालांकि बहुत उसको आगे बढ़ाने की जैसी परिस्थिति नहीं थी, उसे एक साम्राज्यवादी देश मानने से इनकार किया, जिसको बहुत सारे एमएल के लोगों ने गद्दार कहा। तो मैं ये कहता हूं कि बात की घटना से भी साबित हो गया कि सोवियत यूनियन कोई साम्राज्यवादी देश नहीं था। आज चीन को भी बहुत सारे लोग कुछ लक्षणों के आधार पर, खास तौर पर ग्लोबल कैपिटल के हिसाब से, अब उसको भी एक साम्राज्यवादी देश बनाने की, साम्राज्यवादी देश के बतौर ही उसकी शिनाख्त करते हैं, आलोचना करते हैं। जबकि ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल में अभी चीन कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है और न वो दूसरे देशों का सरप्लस उस रूप में एक्सट्रैक्ट करता है, क्योंकि मेन व्यापार उसका ट्रेड से। तो मैं ये कह रहा हूं जल्दबाजी तो होती जैसे, लेकिन चीन की जो उपलब्धि है, अब कुछ लोग नाटो से भी खतरनाक चीन को और उसको मान ले, तो आप एक ब्लर्ड विजन के शिकार। यह बात सही है, समता और स्वतंत्रता के बीच का एक अंतर विरोध है। समता मूलक समाज में स्वतंत्रता का क्या रोल हो सकता है, डेमोक्रेसी का क्या रोल हो सकता है, ये इतिहास को हल करना बाकी है। लेकिन मैं ये देखता हूं कि इतना बड़ा ग्लोबल फाइनेंस के डोमिनेशन के खिलाफ, एक यूनिलैटरल वर्ल्ड के डोमिनेशन के खिलाफ जो चीन की भूमिका है, महज इसलिए उसको खारिज कर दिया जाए क्योंकि वह भी एक साम्राज्यवादी देश हो गया है और वहां सीपिंग एक बहुत बड़ा तानाशाह है जो पुतिन और अर्दगान के बराबर है, इस तरह का जो इक्वेशन होने लगता है और ऐसे इश्यूज पर करने लगते हैं, मैं समझता हूं ये एक जल्दबाजी का या कहीं कुछ आपके मनोगत दुनिया का यह एक प्रभाव है। आज दुनिया में जो सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है हमारे लिए, वह डेमोक्रेसी को और नेशनलिज्म,
नेशनलिज्म को कैसे हम रिवाइव करें। ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल में का जो सबसे बड़ा हमला है वह हमारे सॉवरिन नेशन के ऊपर है। इससे कैसे हम निपटें, कैसे वो हमारी डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है, इसको कैसे हम निपटे। और अगर चीन इस दिशा में एक कदम आगे बढ़कर उस पर लगाम लगता है, एक मल्टी लैटरल वर्ल्ड बनाने की तरफ मार्च करता है, तो इस उपलब्धि को महज इसलिए कि सीपिंग बहुत बड़ा तानाशाह है, अपनी पार्टी में देखिए तीसरी बार जनरल सेक्रेटरी हो गया, इस तरह के उदाहरण मत दीजिए। छोटे छोटे हम वामपंथी दलों में देखते हैं एक ही आदमी लास्ट तक लीडर रहता है, वही बराबर घूम फिर के जनरल सेक्रेटरी बनता रहता है। तो महज एक आदमी बार बार जनरल सेक्रेटरी हो जा रहा है, इसी के आधार पर उस पार्टी का हम पूरी व्याख्या नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि चीन का जो प्रश्न है आज के दौर में, रूस का जो प्रश्न है, सब प्रश्नों को अलग अलग करके देखना है। और अगर आप टारगेट से पीछे हट गए, आप अगर अमेरिका के ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल और ब्रिटेन के लंदन के ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल के गत विज्ञान और नाटो की मिलिट्री भूमिका से आप नजर हटा लिए, तो फिर आपको दुश्मन बराबर सीपिंग और आपके ट्रंप बराबर दिखेंगे, और तब आप अनावश्यक किस्म की चीजों में अमूर्तता में चले जाएंगे। तो ये बात सही है कि डेमोक्रेटिक, यह मैं बार बार कहता हूं कि डेमोक्रेसी के सवाल को, कम्युनिस्ट आंदोलन को, डेमोक्रेसी का मतलब केवल चुनाव करा ही लेना नहीं है। डेमोक्रेसी माने आम आदमी की, जनता की जो क्रियाशीलता है खोलना, उसके विचार को खोलना, उसकी पहलकदमी को खोलना, उस पर प्रतिबंध न लगाना ताकि मनुष्य अपने संपूर्ण में अपने अनुभूति पे जा सके। यह जो प्रश्न है, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टियों को वह स्ट्रक्चर नहीं दे पाई क्योंकि उस पर अभी तक वो काम नहीं हुआ। तो ये सब संकट है। बावजूद इसके चीन के इस दौर में ग्लोबल फाइनेंस के कैपिटल के खिलाफ जो इनिशिएटिव है उसको खारिज कर देना मैं उचित नहीं समझता हूं। दूसरी बात मैं ये जरूर कह रहा हूं, एक चुनौती चीन के सामने भी है कि जैसे मार्क्स में और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में एक मतभेद था। जैसे कीन्स वगैरह ये मानते थे कि राज्य के हस्तक्षेप से पूंजीवाद को हम रेगुलेट कर सकते थे। मार्क्स मानते थे कि नहीं, आप कुछ दिन के लिए हाल्ट कर सकते हैं, रेगुलेट करके आप उसको चला नहीं सकते, उसको मानवीय नहीं बना सकते। चीन में भी यह सही है, राज्य भी उनका सोशलिस्ट है, लेकिन उत्पादन प्रणाली उनके सामने जो है वो बड़े पैमाने पर एक जो उत्पादन प्रणाली है उसमें एक सरप्लस एक्सट्रैक्ट करने की भी प्रवृत्ति विकसित हो रही है। आने वाले दिनों में स्टेट कैसे रहेगा, वहां फिर कोई सिविल वार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये सब प्रश्न देखना है। या इस स्टेट को फिर से एक जो सोशलिस्ट उत्पादन प्रणाली में जाना होगा, ये सब अभी बहुत देखना है, अनफोल्ड होना है। लेकिन चीन की भूमिका को विश्व ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल नजरअंदाज करना, उसकी आलोचना करना मैं समझता हूं सही नहीं है। और जो लोग भी नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी के लिए चिंतित हैं, इथनिक ऑटोनॉमी के लिए चिंतित हैं, उन सब लोगों को इस समग्र परिप्रेक्ष्य में ही चीन की भी व्याख्या करनी चाहिए। जी अखिलेंद्र जी, हम लोगों की बातचीत काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब हम लोग इसके अंतिम मोड़ पर हैं। मैं अंत में सिर्फ, अगर आज का जो विषय हम लोगों ने लिया था इस पर कोई बात छूट गई हो तो अगर आप अपनी तरफ से उसमें उसको रखना चाहें तो संक्षेप में, क्यों उसे रख लें 2-3 मिनट के अंदर। जी। मैं ये महसूस करता हूं कि इस समय हमारे देश में हमें जितने भी हम ये बात कह रहे हैं कि नेशनलिज्म का जो बैनर है, जो दुनिया में अल्ट्रा राइट अपने हाथ में लिया है, या भारतवर्ष में आरएसएस बीजेपी ने ले लिया है, नेशनलिज्म के सवाल को आज के दौर में अगर हमें ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल के खिलाफ लड़ना है तो एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। और कॉन्क्रीट टर्म में कहा जाए तो जो पूंजी है, कंट्रोल, कैपिटल कंट्रोल पर यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए। अगर आप कैपिटल कंट्रोल मुद्दा नहीं बनाते हैं तो अदानी जैसे, अंबानी जैसे लोगों के भ्रष्टाचार के ऊपर आप कोई नियंत्रण नहीं कर सकते।
भारत की पूंजी बाहर जाएगी, मॉरिशस रूट से हिंदुस्तान में आएगी और वो एक पैरेलल इकोनॉमी का जन्म देगी। तो पहली बात तो ये है कि हमको नेशनलिज्म का बैनर उठाना है, कैपिटल कंट्रोल के लिए काम करना है। दूसरी बात जो हमारी है, जो अभी हमको कुछ एजेंडा लेके जो हमारा छोटा उत्पादक है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे हमारे छोटे मोटे कल कारखाने हों, उद्योग हों, अगर उसे बचाना है तो ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। तीसरा, हमें जो हमारे मोनोपोली नेचुरल्स हैं, जैसे पोर्ट है, एयरपोर्ट है, आपका बहुत सारा रेल है, बैंक है, इसके प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हमें करना। और चौथा, हमको सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ है, ओल्ड एज पेंशन है, शिक्षा है, ये सब के लिए सबको सुलभ कराना पड़ेगा और इसको लागू कराना पड़ेगा। ये सब करने के लिए जरूरी है कि हम बीजेपी को हराएं, लेकिन साथ ही साथ भारतवर्ष में जैसे तैसे कोलिशन बनाने की जगह या प्रोग्राम के नाम पर इधर उधर का प्रोग्राम बनाने की जगह इन कॉन्क्रीट मुद्दों को लेके यूथ को, किसान को, एमएसपी जैसे मुद्दों को लेकर इन राजनीतिक दलों के साथ रखना होगा और अपने आंदोलन की स्वतंत्रता भी बरकरार रखनी होगी। बीजेपी को हराने के लिए सब लोग, हम लोग एक होंगे, लेकिन हमारी अपने मुद्दों की जो स्वायत्ता है, ये दल अगर नहीं मानते हैं तो इन दलों के भी बारे में हमें सचेत रहना चाहिए। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो अभी कांग्रेस विकल्प की बात कर रही है, उसमें उसको भी इस एजेंडे पर या रीजनल पार्टीज को भी इस एजेंडे पर हम लोगों को तैयार करना चाहिए। और अगर नहीं भी होते हैं तो भाजपा के खिलाफ लड़ते हुए स्वतंत्र रूप से अपनी इन मांगों को उठाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपने उस नोट पे बातचीत खत्म की जो आपकी समझ में, जो आपने, आपका लंबा अनुभव है, जो मैंने आरंभ में बात की थी कि मार्क्सवादी प्रैक्टिस और सोच विचार का आपके पास एक बहुत बड़ा खजाना है। उस खजाने से आज की जो मार्क्सवादी समझ से जो एजेंडा होना चाहिए, उस पर आपने चार बिंदुओं में मेरे ख्याल से आपने अपनी बात रखी। मेरे ख्याल से हमारी बातचीत आज काफ़ी सार्थक रही। सार्थक इस लिहाज से रही कि हम लोगों ने जो टॉपिक लिया था, आज की दुनिया और कार्ल मार्क्स, और उसमें जो पर हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, इस श्रृंखला को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और मुझे उम्मीद है कि उसमें जब कुछ और सवाल आते हैं तो हम फिर आपसे इस मुद्दे पर आगे भी बातचीत करेंगे। आज आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। अपने दर्शकों का भी धन्यवाद जिन्होंने अपना समय देकर इस एक विचारोत्तेजक चर्चा को सुना। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।